स्टॉक मार्केट एजुकेशन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करने का सोचा हूं जो कि मार्केट में जिसकी चर्चा भी काफी गर्म है, और हो भी क्यों ना हो। जो इतने बड़े इन्वेस्टर, जिसकी एक नाम है, जिसकी एक सम्मान है, वो व्यक्ति इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और उसका न्यूज इतना ज्यादा वायरल हुआ कि एक आम रिटेलर बिना सोचे समझे उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं। लेकिन क्या इस दृष्टिकोण से किसी भी कंपनी को सिलेक्शन करना सही बात है, उचित होगा कि सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है, उसने इन्वेस्ट किया है और उसके नक्शा कदम पे मैं चलूं तो मैं भी बन जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जो हार्ड एंड मनी पैसा है, जब तक आपको किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, उसके मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे पूरी तरीके से कंफर्मेशन ना आ जाए, तब तक आप उस कंपनी को बिल्कुल भी बाय ना करो। लेकिन लोग करते हैं क्योंकि मार्केट में न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे न्यूज में किसी स्टॉक को आया और बिना उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हेल्थ देखे उस कंपनी में जंप मार जाते हैं। तो आज एक ऐसा ही स्टॉक है जो कि अभी मार्केट में चल रहा है और जिस पे वो बड़े इन्वेस्टर, यानी कि उनका जो नाम है वो विजय केडिया साहब है। और जानते हैं कि ये बहुत सम्मानित व्यक्ति है और जाने माने व्यक्ति है, अच्छा एक इन्वेस्टर है जो एक नीचे के लेवल से उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है और अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक क्लीन इन्वेस्टर है। तो विजय केडिया साहब ने एक कंपनी में जो 12 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं, उसका प्राइस करीब 202-3 के पास है। अभी जो उसका प्राइस है वो 270-75 के आसपास है, यानी कि वहां से करीब 50% से ऊपर का वो रिटर्न दे चुका है। तो ऐसा चल रहा है कि उन्होंने कुछ ही समय में 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। ये बात सही है, लेकिन सिर्फ ये दिमाग में रख के कि मैं वो स्टॉक को खरीद लूं बिना उसके बैलेंस शीट को समझे, बिना उसके बिजनेस मॉडल को समझे, क्या ये समझदारी वाली काम है? नहीं ना। अगर मान लीजिए वहां के बाद अगर वो साहब विजय केडिया साहब ने अपना स्टॉक बेच दिया, क्योंकि अब उनको तो प्रॉफिट हो चुका है, अब वो लॉन्ग टर्म में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे इसकी कोई बात नहीं है। वो कब अपना स्टॉक बेचेंगे पता भी नहीं चल पाएगा। और ये न्यूज ऐसा फ्लैश हुआ कैसे? तो कुछ बात है कि जब वो खरीदे हैं उसके बाद कंपनी को जो एक मतलब होता है ना, कुछ एक इक्विटी होता है, जैसे 1% से अगर ज्यादा कोई खरीद रहा है उसे मतलब डोमेन में देना होता है, एनएससी को बताना होता है कि किसने खरीदा है। तो इस कारण से कंपनी को ये नाम डिस्क्लोज करना पड़ा और ये मीडिया में चला। देखिए, ये एक तरीका नहीं होना चाहिए आपको स्टॉक खरीदने का। सिर्फ विजय केडिया साहब एक मानते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो थ्योरी है वो काफी अलग है। वो पहले उस बिजनेस को बारीकियां से समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद भी फिर वो पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि वो गलतियां नहीं करेंगे? वो गलतियां करेंगे। उनका हो सकता है कि ये एनालिसिस अगर फेल होगा और वो कंपनी अगर फेल हो गई तो फिर वो क्या करेंगे? गलत तो वो भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए सिर्फ इस आधार पे आप किसी भी स्टॉक को मत सेलेक्ट करें। तो चलिए मैं इस स्टॉक के बारे में आपसे बात करता हूँ। इस स्टॉक का नाम है ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड। यानी कि नाम से इसका मतलब ये कि कॉटन है तो कोई यार्ड वार्ड बनाती होगी, ऐसा नहीं है। इसका काफी अच्छा यूनिक बिजनेस मॉडल है जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रूप में काम करती है। फाइनेंस ईवी मतलब को फाइनेंस करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फाइनेंशियल जो गाड़ी है ना, उसको ये फाइनेंस करती है। अब इसको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में चल रहा है। अगर हम देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो कई प्रकार से इसका पावर यूटिलाइजेशन में काम है और इस तरीके से ये चल रही है। अगर इस कंपनी की अगर आप मार्केट कैप की अगर बात करो तो 6,392 करोड़ की, यानी कि मार्केट कैप सही है कंपनी की। अगर अभी करंट प्राइस की अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करें तो ₹275 है। अगर एक साल की हाई की बात करें तो ₹320 है, यानी कि उससे नीचे है। तो ये सही है कि आपको लाइफ टाइम हाई से नीचे थोड़ा सा मिल रहा है। और इसके एक साल की अगर आप लो की बात करो तो ₹112 के आसपास है। और कंपनी की अगर बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 58 से ऊपर है। डिविडेंड यील्ड 0.73 है। आरओसीई 3.72 के आसपास है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 के आसपास है। चलिए, ये तो अब इसका मैं देख लिया। अब मैं बताता हूँ कि कंपनी पे कर्ज क्या है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कंपनी है, अगर उस पर कर्ज है तो क्या वो आगे ग्रोथ कर सकता है? क्योंकि वो तो इंटरेस्ट, ज्यादा पैसा उसको इंटरेस्ट देने में चला जाएगा। तो कंपनी के पास कुछ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो डेट फ्री है, कोई खास कर्ज कंपनी के पास नहीं है। तो ये सही है। और अगर ये कंपनी का जो मतलब पीयर में देख ले तो इसका जो कंपटीशन है कमिंस इंडिया से है, किर्लोस्कर ऑयल से है। जो किर्लोस्कर ऑयल का जो करंट मार्केट प्राइस है ₹990 है।
कमिंस इंडिया की जो मार्केट प्राइस है अभी 3,163 रुपए। तो इन सब के अपेक्षा ये कंपनी आपको सस्ते दाम पे मिल रही है, नो डाउट ये अच्छी कंपनी। तो अब चलिए कंपनी का सेल्स क्या है, सेल्स बढ़ रहा है। चलिए क्वार्टरली अगर मैं देखूं तो अगर इसका मार्च 2024 में देखिए तो 673 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने। जून 2024 में 640 करोड़ का सेल किया है। सितंबर 2024 में कंपनी 705 करोड़ का सेल किया, यानी कि सितंबर तक जो डाटा है वो इस हिसाब से दिखा रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2024 में 24 करोड़, जून 2024 में 27 करोड़, सितंबर 2024 में 23 करोड़, यानी कि ये भी सही है। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, सबसे बड़ा है कि कंपनी जब इतना कुछ कर रही है तो क्या प्रॉफिटेबल है। तो यहां सबसे आपको सोचने वाली पॉइंट है कि जहां कंपनी जो है मतलब तीनों क्वार्टर में अगर आप देखो, अगर मान लो मार्च क्वार्टर की बात करो तो जहां -13 करोड़ का लॉस है नेट प्रॉफिट में। उसके बाद फिर जून वाले में अगर आप इससे बात करें तो ये नेट टू नेट जीरो है, यानी कि उसमें माइनस नहीं हुआ है, बराबर में है। और सितंबर के हाल के क्वार्टर में अगर आप इसका रिजल्ट देखो तो -14 करोड़ के लॉस है, यानी कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो घाटे में जा रही है, यानी कि लॉस कर रही है। सेल्स कंपनी कर रही है। अगर आप इसका साल के हिसाब से अगर आप देखो तो मार्च 2022 में कंपनी 1700 करोड़ का सेल्स किया था। मार्च 2023 में कंपनी 2700 करोड़ के आसपास सेल किया था। मार्च 2024 में कंपनी 2633 करोड़ के आसपास सेल किया था। अभी प्रेजेंट तक ये करीब डाटा है कि 2683 करोड़ तक सेल किए हुए। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगातार गिर रहा है। हालांकि अभी जो दिखा रहा है कि अभी तक जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 95 करोड़ के ऊपर है, यानी कि इस बार 95 करोड़ से प्रॉफिट किया है। बाद में अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट में अगर बात करें तो लगातार इसके गिरावट का दौर जारी रहा है। लेकिन अगर इसके सेल्स की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो करीब 10 साल में कंपनी जो है 4% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ किया है। 5 साल में देखा जाए तो 5% के हिसाब से सेल्स को ग्रो किया है। 3 साल में देखा जाए तो 21% के हिसाब से सेल्स किया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का सेल्स उतना बढ़िया नहीं रहा है। हालांकि रिसेंटली अगर 3 साल में देखे तो कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में अगर बात करो तो 3 साल में कंपनी जो है -11% के हिसाब से लॉस किया है। 5 साल में -31% के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से कंपनी जो है वो लॉस किया है। अगर इस कंपनी का CAGR स्टॉक प्राइस देखिए, यानी कि जो आप पैसा लगाएंगे तो वो क्या दे रहा है, तो कंपनी 1 साल में 80% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और 3 साल के अगर इसका देखें तो करीब 16% का रिटर्न ये कंपनी दिया है। अगर 5 साल का रिटर्न को देखें तो कंपनी जो है 15% से ज्यादा का रिटर्न बना करी, यानी कि स्टॉक प्राइस अच्छा दे रहा है। अब मैं कंपनी की कुछ लाइबिलिटी की बात करूं तो कंपनी के पास 2,455 करोड़ की लाइबिलिटी है और एसेट है, तो ये कुल मिला के इतना है। अब इसकी मैं बात करता हूं कि प्रमोटर का क्या है। तो करंट डाटा के अनुसार प्रमोटर जो है 55.88% के हिसाब से, जो कि ठीक है, स्टेबल है, यानी कि अगर किसी कंपनी में 50% से ऊपर प्रमोटर है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। DII की बात करूं तो 3.81% से है, जो कि पिछले साल जून 2024 से क्वार्टर से अभी बढ़ा है। पब्लिक के पास कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो करीब 39 नहीं, मैंने एक डाटा आपको गलत बोला है। FII के पास 1.04% का मतलब होल्डिंग है और DII के पास 3.81% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 39.23% का होल्डिंग है। ये इसका प्रमोटर है। तो इस हिसाब से आप कंपनी का मैंने पूरा बैलेंस शीट आपको बताया है, देखा है कि एक बड़े नाम के आधार पर सिर्फ आप कंपनी को सिलेक्शन ना करें, बल्कि उसका अन्य पैरामीटर को भी देखें और इस आधार पर अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है, इसके अंदर वो कैपेसिटी है, तो आप फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।